सहायक अध्यापकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा केवल नौकरी नहीं जनसेवा समझकर करें काम। हल्द्वानी शहर वासियों को दिवाली से पहले सीएम ने दी सौगात। 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहर के कई रूटों पर लोगों को मिलेगी मदद। हरिद्वार के रोशनाबाद में एक महिला द्वारा खुद पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला आया सामने। उत्तराखंड महिला आयोग ने मामले का लिया संज्ञान। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को मामले की कड़ी जांच के दिए निर्देश। औली में इन दोनों पर्यटकों की आमद कम। पर्यटन कारोबार पर लगा ब्रेक। औली रोपवे को फिर से सुचारू करने की मांग हुई तेज। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जो शहर के विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य में डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर को 6 नई सिटी बसों की सौगात दी है। इन बसों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने देहरादून के पचवादून इलाके समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व में जो लापरवाही हुई है उसकी भरपाई अब सख्ती से की जाएगी। उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में एक बार फिर से संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन से अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की थी। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े नियम एक समान किए गए थे। लेकिन विदेशी मूल के नागरिकों से विवाह के मामलों में आधार कार्ड की शर्त से कई जोड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जगह नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से अधिक निवास का प्रमाण देना होगा। तो वहीं तिब्बती मूल के नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। पहले इन देशों के नागरिकों के पास आधार कार्ड न होने के कारण विवाह पंजीकरण में गंभीर दिक्कतें आ रही थीं। का मत था इसमें, जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमति की।
अगली खबर लक्सर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में पहले से उत्साह दिखाया जा रहा था, लेकिन आयोजन स्थल पर अपेक्षित संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थक नहीं पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और आगामी 2027 के चुनावों के लिए सक्रिय रहने का संदेश दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक मोर्चा समाज के अंतिम व्यक्ति तक बीजेपी की नीतियां पहुंचाने में जुटा है और संगठन के स्तर पर सभी कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि कभी कभी उपस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संगठन की निष्ठा और कार्यों की निरंतरता। भले ही कार्यक्रम में भीड़ कम रही, लेकिन पार्टी नेताओं ने इसे संगठनात्मक गतिविधियों का हिस्सा बताते हुए भविष्य में और बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही। हमारे यहाँ पर आज लक्सर में हमारे जो कार्यकर्ता है ओबीसी मोर्चे के, उन्होंने एक अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यक्रम रखा है। ओबीसी मोर्चे के नए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान इरफान मौर्य जी बने हैं। उनके स्वागत के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और 2027 की बात जब हम करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि जो ओबीसी समाज है बहुत बड़ा समाज है और अन्य समाज भी, उनका आशीर्वाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिला हुआ है। सभी समाज मिलकर के हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की सबसे एक परिचय हो जाए, क्योंकि आज प्रथम बार आगमन हुआ है। आपने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से आज देश के यशस्वी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर और प्रदेश के जो मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली जो उत्तराखंड की सरकार है, उसके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद आज मेरे यहाँ आने पर उनके द्वारा जो मेरा स्वागत हुआ है उसका मैं हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। 2027 की जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, वो सभी लोग हम संयुक्त रूप से उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले हैं। एक व्यक्ति के करे से कुछ नहीं होने वाला है और हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी में काम करने वाले लोग हैं। हमारा संगठन सामूहिक जिम्मेदारी में निर्णय लेता है और सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर ही काम करता है। हरिद्वार में वन क्षेत्र से जंगली हाथियों का आना जारी है। अब जंगली हाथी डर के पर्याय बनते जा रहे हैं। दिन निकलते ही 2 जंगली हाथी राजा गार्डन कॉलोनी में आ धमके और रास्ते से गुजरते हुए एक हाथी ने गली के किनारे खड़ी एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। पहले उसका शीशा तोड़ा, फिर गाड़ी के पिछले हिस्से को डैमेज कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब तक स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथी आकर चुपचाप निकल जाते थे। अब कार तोड़ने की इस क्षेत्र में दूसरी घटना है, जिसने स्थानीय निवासियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी और ज्यादा इस बात को लेकर भी है कि हाथियों की आवाजाही पर कोई अंकुश लगाने की उम्मीद भी नहीं है। वन विभाग के पास भी ऐसा कोई समाधान नहीं है जो इस समस्या का निराकरण कर सके। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश खेत में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 27 काश्तकारों को 31,50,000 रुपए के ब्याज रहित ऋण के चेक वितरित किए और डंगोली और गरुड़ की सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए। टम्टा ने बताया कि मेला स्थानीय उद्यमियों, महिला समूहों और पारंपरिक उत्पादों को बाजार देने का एक माध्यम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला के तहत आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनपद बागेश्वर में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है और ये सहकारिता मेले के आयोजन का उद्देश्य है कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे स्थानीय उत्पादक हैं, उनको लाभ हो और ताकि हमारा जो उत्पाद है वो जन जन तक पहुँचे और जो हमारे उत्पादक हैं उनको लाभ प्राप्त हो। इस उद्देश्य से सहकार यानी कि सबके सहयोग से इस प्रकार का ये मेला आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस मेले का उद्देश्य
जो है वो यहाँ पर पूरा होगा और निश्चित रूप से जो हमारे उत्पादक हैं उनको लाभ मिलेगा, जो हमारे स्थानीय जो वस्तुएं हैं उनको और अधिक प्रचार प्रसार मिलेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नए मंत्रालय के रूप में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो छोटी इकाइयां हैं, जो नीचे की बहुत ही इकाइयां हैं, जो महिला समूह के रूप में होती हैं, पैक्स के रूप में होती हैं, ऐसी इकाइयों को भी सहकारिता के माध्यम से यानी कि कोऑपरेटिव करके जोड़ करके एक दूसरे के साथ जोड़ के आपस में किसी भी प्रोडक्ट को बना करके अपने स्थानीय आधार पे, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट्स है, उसको एक मार्केट करने का एक बहुत बड़ा ये मंच है। सहकारिता मेला 2025 के यहाँ बागेश्वर के शुभारंभ के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यशालाएं का आयोजन होगा, प्रतियोगिताएं होंगी और हमारे लोकल प्रोडक्ट जैसे बागेश्वर का ताम्र कारीगरी है, हमारी कीवी का उत्पादन है, इस प्रकार के सहकारिता मेले के माध्यम से हम कर पाएंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम अजीतपुर में सस्ता गल्ला विक्रेता दिनेश कश्यप पर राशन कार्ड में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी ममता कश्यप का लाल कार्ड नियमों के विरुद्ध बनवाया, जो पहले किसी अन्य महिला के नाम पर था। दिनेश के पुत्र प्रखर कश्यप, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उनके नाम पर भी राशन कार्ड जारी होना शासनादेशों का उल्लंघन है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और विक्रेता को शो कॉज नोटिस दिया गया है। डीएम ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्तीकरण, लाभ की वसूली, एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। डीएम साहब को एक आज ज्ञापन दिया गया है शिकायती पत्र के रूप में कि हमारे गांव अजीतपुर में दिनेश कश्यप जो राशन डीलर हैं उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जनता के साथ में एक धोखा है। उन्होंने अपनी वाइफ का एक लाल कार्ड बनवाया हुआ है जो नसीरपुर कला के नाम से पहले चल रहा था, किसी ममता के नाम, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने वो राशन कार्ड अपने नाम करा लिया, अपनी वाइफ के नाम। उनकी वाइफ का नाम भी ममता है, जिस पर लगभग 1-1.5 साल तक राशन लिया गया है और अब वो राशन कार्ड जो है कैंसिल करा दिया गया है उनके द्वारा। डीएम साहब से मैंने यही मांग की है कि सर इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डीएम साहब ने उसमें जांच के लिए आदेश किए हैं। यह अजीतपुर में एक सस्ता गल्ला विक्रेता हैं दिनेश कश्यप, उनसे संबंधित मामला है। उनकी पत्नी ममता का राशन कार्ड किसी दूसरे दुकान पे अंत्योदय अन्न योजना के तहत बनाया गया था और वो प्रधान की संस्तुति पे बनाया गया। जो प्रधान है वो सस्ता गल्ला विक्रेता के सुपुत्र है। इसमें पूर्व में भी किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई थी और उसमें शो कॉज नोटिस उन्हें इशू किया जा चुका है और एक रिमाइंडर भी दिया जा चुका है और उनका अंत्योदय राशन कार्ड प्रथम दृष्टया गलत दिखता है और गलत तथ्यों के आधार पर लाभ प्राप्त करने के एवज में जो भी एफआईआर दर्ज होते हैं वो कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें विपक्ष को भी बराबर बोलने का वक्त मिलना चाहिए। उन्होंने इस राज्य के निर्माण में संघर्ष किया, बलिदान दिया। उनके सपने 25 सालों में कितने पूरे हुए हैं? सत्र में एक बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इन 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को लेकर कितना काम हुआ है। उत्तराखंड के विकास को लेकर राजनीतिक सोच को जनता के सामने रखना चाहिए। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर ये विचारें हम सभी। निश्चित तौर पे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, इन सारे विषयों पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करते हुए एक सलाह देना चाहता हूं कि दोनों को, पक्ष को, विपक्ष को बराबर का समय मिलना चाहिए। शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन कारोबार पर ब्रेक लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थल औली का दीदार करने के लिए गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं।
जिससे औली में अपनी दुकान ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ साथ स्थानीय गाइड, जिप्सी और घोड़ा खच्चर संचालकों और अन्य एक्टिविटीज कराने वाले पर्यटन कारोबारियों के चेहरों की रौनक कहीं न कहीं गायब जरूर होती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से स्थानीय पर्यटन कारोबार की रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थित ज्योतिर्मठ औली रोपवे को फिर से सुचारू करने की मांग तेज होने लगी है। दरअसल 5 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में हुए भूधसाव के चलते सुरक्षात्मक दृष्टि से रोपवे को बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। बात अगर टूरिस्ट फ्लो की जाए तो पूरे क्षेत्र का 1/3 पर्यटन कारोबार रोपवे बंद होने से प्रभावित हो गया है और इन 2.5 साल में करीब 15 करोड़ का भारी भरकम राजस्व का भी नुकसान GMVN को हो चुका है और औली से भी पर्यटक मुंह मोड़ रहे हैं। रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर के हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की मां और मामा ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि रुड़की के भंगेड़ी गांव में दहेज प्रताड़ना का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महमूदपुर निवासी आयशा की शादी करीब 2.5 साल पहले भंगेड़ी निवासी परवेज से हुई थी। शादी के बाद आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन खुशियों के इन 2.5 सालों के भीतर ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। परिजनों के मुताबिक आयशा को उनके पति परवेज, सास सुभानी और ससुर रिफाकत लगातार कम दहेज लाने को लेकर ताने मारते थे। आयशा ने कई बार फोन पर अपनी पीड़ा परिवार के साथ साझा की थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने आयशा को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। गंभीर अवस्था में विवाहिता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।